Okay, here we go. Very good morning, class, and welcome to this fourth lecture of business law, wherein we go further with the general principles or components of contract. Now, to just give you a recap, please remember that we had initially covered three aspects of contract. First was that types of contract, that contract can be either express or implied. Then under express contract, express means what, जिसको व्यक्त किया जाता है, which is express either by words of mouth or in writing. उसमें का देखो, जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फर्स्ट स्टेप इज प्रपोजल. ये रिकैप है जो पहले हो चुका है 3 लेक्चर्स में. प्रपोजल के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? कम्युनिकेशन. रिमेंबर दैट फ्लो चार्ट. प्रपोजर ने प्रपोजल कम्युनिकेट किया किसको? प्रोमिसी को या प्रपोजी को. देन ही विल थिंक अबाउट इट एंड ही विल डिसाइड वेदर इट इज टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. रिजेक्ट किया, बात खत्म. लेकिन एक्सेप्ट किया तो खाली एक्सेप्ट करके मन में रख के चलेगा? नहीं चलेगा. व्हाट इज रिक्वायर्ड? वन नीड्स टू एक्सेप्ट एंड कम्युनिकेट इज एक्सेप्टेंस. सो वो होने के बाद में ए ने, सो स्टेप कैसे हो गया? अब देखो, पहले ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी को कम्युनिकेट हो गया, उसको समझ में आ गया कि ए का ये फलाना फलाना प्रपोजल है. देन बी विल डिसाइड एंड एक्सेप्ट. फिर बी ने एक्सेप्ट किया, ये भी वो क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू कम्युनिकेट टू होम? टू ए. राइट. तो यहाँ पे प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया. प्रपोजल वन सेंट एंड देन एक्सेप्टेड, इट बिकम्स अ प्रॉमिस. और अगर वो प्रॉमिस एनफोर्सिएबल है लॉ में तो ही वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अदरवाइज खाली मियर एग्रीमेंट हो जाएगा. सो टू रिपीट अगेन, आई रीइटरेट that every contract is an agreement but not otherwise. Every agreement need not always be a contract. So agreement contract तभी बनेगा जब वो enforceable होगा by law. Then going next step was acceptance. Acceptance कैसा होना चाहिए? वो rules हमने देखा, kinds of acceptance देखा. उसके बाद में next component देखा which was consideration. मुँह बदला कि agreement के बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए. Now going a step further, we go to the next part or next component or the next subtopic of this module, which is capacity to contract. देखो दोस्तों, कैसे होता है, हर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी देयर मस्ट बी सर्टन क्वालिफिकेशंस विच यू पोजेस. जैसे ये एग्जांपल ले लो, आप अभी एसवाई बीकॉम में हो, कैसे आए हो? लास्ट एग्जाम कौन सा बोर्ड का पास किया था? एचएससी बोर्ड का. 12th पास किया, बाद में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला. फर्स्ट ईयर क्लियर किया या पास हो गए, प्रमोट हो गए, एटीकेटी के साथ में आप सेकंड ईयर में आ गए. अभी 12वीं देने के लिए क्या जरूरत है? कैपेसिटी का है, आपको पहले 10वीं पास होना चाहिए. 10वीं होने से पहले पूरा स्कूल का है एजुकेशन होना चाहिए. सिमिलरली देर आर सर्टन थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हर कोई राह पे चलता हुआ आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. एवरीबडी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन possesses the required qualification. Now let us see what those qualifications are. Capacity to contract, section 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. टेक्स्ट बुक को रेफर करो. एज यूजुअल मैं पिक्चर्स भेज रहा हूँ, नंबर्ड पेजेस 1 to 7, जिसमें पूरे आज के इसके नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हुए. वही पॉइंट्स आपको इलाबोरेट करके बुक में मिलेंगे. बुक्स कौन सा लेना है वो भी मैंने पहले ही बताया था. मानंद प्रकाशन, विपुल प्रकाशन, सेठ प्रकाशन, जो भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स आपको पहले सीखना है, समझना है. बुक आप कोई भी लो या नहीं भी लो तो भी एक्चुअली चलेगा. खाली नोट्स छोड़ो तो भी आप आराम से पास हो जाना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. आई एम रीडिंग सेक्शन 11. रेफर टू द टेक्स्ट बुक. सेक्शन 11. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो ये डेफिनेशन थोड़ा फिर से देख लो, पढ़ लो. उसके ऊपर 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं. नाउ रेफर टू पेज नंबर 1 ऑफ माय नोट्स ऑफ माय पिक्चर. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ, फर्स्ट पॉइंट, ही और शी इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. ये मेजॉरिटी क्या होता है? राइट. जब आप 18 साल पूरा करते हो, व्हेन यू बिकम 18 years old, you become a major. You become competent to contract, you become a separate individual. उसके बाद में आप माइनर नहीं रहे and you don't require any kind of things, what you can say, any आप वो आपके पेरेंट्स के अंडर में नहीं रहते. जैसे एक विंग के अंडर बच्चा रहता है ना, वो आप नहीं रहते. उसी 18 साल के बाद में सबसे बड़ी ये कभी आती है,
दैट यू बिकम अ मेजर, यू डोंट रिक्वायर टू बी अंडर योर पेरेंट्स कंट्रोल, तब तक स्कूल का, कॉलेज का एडमिशन जो भी हो, आपको पेरेंट्स का ज़रूरत पड़ता है. दे आर हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर यू. यहाँ पे भी इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता ही है. 18 साल का हो गया तो पर निकल नहीं आए, 18 साल के हो गए तो क्या हवा में उड़ने नहीं लगे. यू डोंट बिकम इंडिपेंडेंट एंड बी ऑन योर ओन, बट द लॉ रिकॉग्नाइजेस दैट यू आर नाउ एन इंडिविजुअल, और आपका भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक अलग शख्सियत बन गई. यू बिकम अ सेपरेट पर्सनैलिटी डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स. ओके, नाउ सी age of 18 years of age, a person, he or she is age of majority. Then second point, he or she is of a sound mind. Sound mind क्या होता है? जो माइंड साउंड करता है. नो, जस्ट जोकिंग. सी, साउंड माइंड मतलब क्या? जिसका दिमाग नॉर्मल है. हु इज ऑफ अ प्रूडेंट अंडरस्टैंडिंग. तो एक आदमी प्रूडेंट अंडरस्टैंडिंग का कभी होता है जब भी उसको ये समझ में आता है, ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट. इफ आई एम इनकरिंग अ लाइबिलिटी, मुझे वो पूरा करना पड़ेगा. इफ आई एम गेटिंग अ एसेट, मुझे कुछ बदले में मिलेगा. तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्ट. सो योर राइट्स अँड लायबिलिटीज यू मस्ट नो. दॅट इज अ प्रूडंट पर्सन. जिसको म्हणून म्हणतात ना कायद्यामध्ये सज्ञान झाला. त्याच्या आधी काय असतो माणूस, माइनर काय असतो, अज्ञान असतो, उसको समझ में नहीं आता है. ही डजंट अंडरस्टैंड कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ तो मेरी लाइबिलिटी क्या है या मुझे राइट क्या मिलेगा. वो उसको समझ में आता है 18 साल के बाद में. 18 साल के बाद में नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन कानून मान के चलता है. देन सी, और एक सवाल पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग सवाल है आप लोगों के हिसाब से. शादी की एज क्या होती है? शादी करने के लिए 2 पार्टीज होने चाहिए कम से कम. यहाँ पे तो सेम सेक्स मैरिजेस अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है. सो शादी करने के लिए एक लड़का और एक लड़की की ज़रूरत होती है. सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड एज? सबको आंसर मालूम है. अ गर्ल मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड बॉय मस्ट बी ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज. वाई दिस डिफरेंस? एक्चुअली आप 18 साल में ही मेजर बन जाते हो, लेकिन 18 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता. सो शादी के हिसाब से व्हाट इज द एज ऑफ मैरिज? 21 years for a boy and 18 years for a girl. For a man 21 years and for a woman 18 years. वो हो गया मैरिज एक्ट के हिसाब से. लेकिन जो मेजॉरिटी एक्ट है उसके हिसाब से एक बार 18 साल पूरा हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, यू बिकम अ मेजर एंड यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ओनली आपने ये कभी सुना है गार्डियन अपॉइंट होता है? कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट जल्दी मर जाता है फॉर सम रीजंस, तो उसमें वो मरने से पहले एक विल कर सकता है, और विल से अगर उसने किसी और आदमी को, किसी थर्ड पर्सन को लीगल गार्डियन अपॉइंट किया है, या कोर्ट में मैटर क्या, वो गार्डियन, वो पेरेंट बहुत सारा प्रॉपर्टी छोड़ के गया एंड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी कम टू द शेयर ऑफ दैट माइनर. इन दैट केस इफ देर इज नो गार्डियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ अ पर्सन, अ गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. तो अगर कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया किसी दूसरे आदमी को अदर देन द पेरेंट, मतलब जो नेचुरल गार्डियन होता है ना, जन्मदाता, हु हैज गिवन बर्थ टू दैट चाइल्ड, तो उसको नेचुरल पेरेंट बोलते हैं. तो नेचुरल पेरेंट छोड़कर किसी दूसरे पेरेंट को अगर गार्डियन किया रहेगा, इन दैट केस द पर्सन बिकम्स अ मेजर और ही बिकम्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नॉट एट 18 years of age बट आफ्टर ही कंप्लीट्स 21 years of age. बट ओनली इन केस ऑफ टेस्टामेंट्री, जहाँ पे विल क्या करके गार्डियन अपॉइंट किया या कोर्ट ने अपॉइंट किया, वो भूल जाओ, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर स्टडी. सो अ पर्सन, फर्स्ट पॉइंट, इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ ही इज अ मेजर, दैट इज ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 years of age. Then going to the second point, not he must be of a sound mind. Now who is a person of sound mind? मतलब जो समझ में आता है. साउंड मतलब जो बड़ा साउंड करता है वो नहीं. साउंड मीन्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. सी, किसी नासमझ आदमी के साथ में डील करके कुछ फायदा होगा? नहीं होगा. सी देखो, एक सिंपल बात है. एक आदमी है, एक बच्चा है 6 साल का है, और एक बच्चा है जो 6 महीने का है. ये दोनों में फ़र्क क्या है? 6 महीने का बच्चा इन्फेंट है, लेकिन 6 साल का बच्चा थोड़ा सा ग्रोन अप है, थोड़ा सा मैच्योर है. अभी देखो, एक गर्म चीज़ है सामने, गर्म तवा पड़ा है, उसको हाथ लगाएंगे गर्म चीज़ को तो क्या हो जाएगा? चटका बैठेगा या हाथ जल जाएगा. ये बात किसको समझ में आएगी? 6 महीने के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को? 6 साल के बच्चे को. सो 6 साल का बच्चा ये समझ पाता है कि अगर मैं गर्म चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो मुझे चटका लगेगा, मैं जल जाऊंगा. लेकिन छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो फिर भी हाथ लगाएगा. कोई लाल चीज़ रहेगी या गर्म चीज़ है तो उसको अट्रैक्ट करेगी, तो उसको समझ में नहीं आता है.
सो यहाँ पे क्या हो गया, हु इज प्रूडेंट, किसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 6 साल के बच्चे को। तो ऐसे जो साउंड माइंड का नहीं होता है ना, उसी फर्स्ट थिंग 18 साल पूरा हो गया, यू आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर दिमाग सही नहीं होगा तो मेंटली रिटार्ड है या इडियट है या लूनेटिक है या जिसको बीच बीच में दौरे पड़ते हैं पागलपन के, तो 18 साल का होके भी कुछ फायदा नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, पहला क्वालिफिकेशन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट कॉम्पिटेंस, दैट पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, वो हमने देख लिया। देन गोइंग फर्दर, अ पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो सही दिमाग का होना चाहिए। एंड थर्ड, द पर्सन मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय स्टैट्यूट्स। देयर आर सर्टन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स जो अभी देखो मेजर भी है और साउंड माइंड भी है, फिर भी वो डिस्क्वालिफाइड है। हु आर दिस पर्सन, दैट वी सी स्लाइटली लेटर, नहीं तो अभी क्या कंफ्यूजन हो जाएगा। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ, कभी सुना है कोई, हम लोग सुनते हैं ना, वो बिल्डर था, फलाना फलाना बिजनेसमैन था, वो दिवालिया हो गया, ही हैज बिकम इनसॉल्वेंट, उसको कोर्ट ने इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया ना। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, दैट वी सी स्लाइटली लेटर, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया होता है। सो 3 रिक्वायरमेंट होने चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी, फर्स्ट पॉइंट, अ मेजर, second requirement, a person must be of a sound mind, and third point, person must not be disqualified. Now to put this in a negative manner, question exam में ऐसे भी आ सकता है that discuss who are incompetent to contract. अभी तो हमने डिस्कस किया competency. So to put this in a negative manner, कौन disqualified है, सिंपल, उसको नेगेटिवली ले लो। फर्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटेंट कौन है, मेजर, तो जो माइनर है वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। देन सेकंड पॉइंट कौन है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सन मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड, सो पर्सन्स हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड आर डिस्क्वालीफाइड। एंड थर्डली, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, तो जिसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है वो ऑल्सो वो भी नहीं कर सकता है। सो व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस, माइनॉरिटी, दैट इज पर्सन इज अ माइनर। सेकंड पॉइंट, पर्सन इज नॉट ऑफ अ साउंड माइंड, ही इज ऑफ अ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के भी टाइप्स होते हैं, वो स्लाइटली बाद में करते हैं। एंड थर्डली, disqualified persons. Okay, now going further. Now go to page number 2 and see the effects of a minor's agreement. अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देखो मैंने चार्ट बनाया जिसमें ए, लेफ्ट साइड में ए दिया हुआ है, दैट इज void, VOID. void means what, not enforceable, जो कानून नहीं मानेगा, मतलब वैलिडिटी नहीं है, इनवैलिड रहेगा तो कुछ मतलब है वो चीज़ का नहीं है। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और दूसरा टाइप है बी, जो एनफोर्सिएबल है, लेकिन वो थोड़ा बाद में देखते हैं। सो फॉर द टाइम इतना याद रखो कि अगर दो पार्टी में से प्रपोजर या प्रपोजी, प्रोमिसर या प्रोमिसी, बायर या सेलर, इफ एनी ऑफ देम इज अ माइनर, ही इज डिसक्वालिफाइड और नॉट कॉम्पिटेंट या इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Now agreements with minors are, उसी पे पेज नंबर 2 पे देखो, नीचे लिखा हुआ है कैपिटल में, agreements with minors are void ab initio. Now what is the meaning of void ab initio? This is a legal maxim which means that agreement with a minor is void right from the beginning. So जिसकी शुरुआत ही गलत हुई है उसका अंत क्या होगा, वो कहावत सुनी है कि नहीं, क्या शुरुआत भली तो अंत भला, अंत भला। सो गुड बिगिनिंग इज अ गुड एंडिंग। तो अगर स्टार्ट ही गलत है तो एंड भी गलत ही होगा। तो गलत चीज अगर करने जाओ तो उसका एंड भी, रिजल्ट भी गलत ही आएगा। सो दैट इज void ab initio. नाउ लेट अस सी, टर्न टू पेज नंबर 3, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। तो अगर माइनर ने एग्रीमेंट किया या दो पार्टी में से एक माइनर है तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। सी फर्स्ट वन तो मैंने अभी डिस्कस किया, सच एग्रीमेंट्स आर void ab initio. void ab initio मीन्स व्हाट, शुरू से ही गलत है, सो वो बाद में सही नहीं हो सकता है। सो नेचुरली सेकंड पॉइंट बनता है, नेक्स्ट वन, देयर कैन बी नो रैटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज रैटिफिकेशन, जो चीज पहले ही हो चुकी है उसको बाद में परमिशन दी जाती है। अरे चलो किया है ना, अभी एक्सेप्ट करते छोड़ देते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एग्जाम्पल हमेशा मैं वही देता हूँ जो आप बच्चे समझ सकते हो। सी ये जवानी का जोश है, जवानी की उम्र है, कोई पसंद आ गया, घर पे ना पसंद है, घर पे अपोज हो गया, लड़के लड़की जाके विद्रोह करके शादी कर लेते हैं, दे डोंट लिसन टू ईच अदर्स पेरेंट्स और शादी कर लेते हैं। अबे हर एक पिक्चर में तो सैराट का स्टोरी नहीं हो सकता है कि माँ बाप ने बच्चों को मरवा दिया, वो तो एक्सट्रीम केसेस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ साल,
और फिर बाद में क्या बोलेंगे, सिर्फ बच्चा है, उसको जन्म दिया हुआ आहे, ते आपल्या हृदयाचा तुकडा असतो, आपल्या शरीरातनं बाहेर आलेला तुकडा असतो. पेरेंट्स मजबूर हो जाते. तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, चल यार जाने दे, अभी कर लिया है ना, छोड़ दो, चला केला है ना, आता एक्सेप्ट करो, आता तानून काय फायदा है. तो उनको बाकी के लोग भी समझाते, चलो ठीक है. तो या सामने से पेरेंट्स ने कुछ डिसाइड किया, चलो एक्सेप्ट करते. तो शादी करते वक्त उनका कंसेंट था, उन्होंने परमिशन दिया था, नहीं दिया था. लेकिन अभी आप शादी कर चुके हो उनके कंसेंट या परमिशन के बिना, तो लोग बोलते हैं चलो ठीक है, अभी हम एक्सेप्ट करते हैं. इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन. लेकिन ये तो एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना है, खाली समझने के लिए बोल रहा हूँ. रेटिफिकेशन यूजुअली कहाँ पे होता है मालूम है, इंटरनेशनल लॉ में, यूनाइटेड नेशंस में मालूम है ट्रीटीज होते हैं जहाँ पे हम लोग साइन करते हैं. तो उसमें फिर बाद में वो ट्रीटी रेटिफाई करनी पड़ती है. सो समथिंग विच इज ऑलरेडी डन. एंड रेटिफिकेशन आप ज़्यादा करके और सीखोगे एजेंसी में. जब एजेंसी हम करेंगे तभी वी विल डील विद दैट. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, दैट एज सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग है तो उसको रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है. अगर वो वॉइड एब इनिशियो नहीं है तो उसको रेटिफिकेशन हो सकता है. देन थर्ड, नो एस्टोपिल. देयर कैन नॉट बी अ एस्टोपिल अगेंस्ट अ माइनर. व्हाट इज एस्टोपिल? ESTOPPEL. एस्टोपिल मीन्स व्हाट? एकदम सादा एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किया, आपने वो रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, यू हैव एक्टेड ऑन दैट एंड यू हैव चेंज योर पोजीशन. मेरे कहने के हिसाब से आपने आपका पोजीशन मॉडिफाई किया है. नाउ आई कांट बैक आउट. अभी मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ. वो एक फेमस हिंदी गाना है, बहुत पुराने लोगों को मालूम है, आपने भी सुना होगा. ताजमहल पिक्चर का गाना था, जो वादा किया वो राइट निभाना पड़ेगा. सो अगर आपने वादा किया तो निभाना पड़ेगा. सच काइंड ऑफ एस्टोपिल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू अ माइनर. देन थर्ड, नो इंसॉल्वेंसी. कोई भी माइनर को इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है. व्हाट इज इंसॉल्वेंट पर्सन? वो थर्ड कैटेगरी डिस्क्वालीफाई है, मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा. द नेक्स्ट इफेक्ट, फिफ्थ वन, माइनर कैन नॉट बिकम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी. मेरे को एक बताओ, शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, कंपनी अकाउंट्स है, नेक्स्ट ईयर कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कंपनी अकाउंट्स तो यही साल होगा. तो कंपनी क्या होता है? इट्स अ कॉर्पोरेट बॉडी विच इज ओन्ड बाय. कंपनी का ओनर कौन होता है? कंपनी का मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी में इन्वेस्ट किया है. सो ये शेयर होल्डर बनने का जो प्रोसीजर है ना, दैट अ माइनर कैन नॉट डू बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन समझो मेरा शेयर्स है, मेरे आफ्टर आई डाई, आफ्टर मैं जब मर जाता हूँ, मैं जब गुजर जाता हूँ, वो जो है वो दैट कैन बी ट्रांसफर टू माई वाइफ और टू माई सन्स. तो अगर मैं अभी समझो, या एनी पर्सन अभी मर गया, ही पासेस ऑफ, अगर उसकी मौत हो गई और उसका बच्चा, समझो मैंने प्रॉपर्टी में या मैंने विल बनवा के रखा है कि मेरा जो कुछ भी है सब मेरे लड़के को मिलना चाहिए, लेकिन लड़का अभी 15 साल का है, तो वो माइनर है, लेकिन वो फिर भी शेयर होल्डर बन सकता है. शेयर कैन बी ट्रांसफर टू हिम, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपने पर्सनल कैपेसिटी में जाके शेयर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड शेयर लेना मीन्स क्या? कॉन्ट्रैक्ट करना कि मैं इतना इतना शेयर तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने पैसे डाल के आपके इतने इतने शेयर्स खरीद रहा हूँ. सो ये दिस कैन नॉट बी डन बाय माइनर. लेकिन उसको बाय ट्रांसमिशन बोलते हैं. उसको ये जो लीगली ट्रांसमिट होता है ना, प्रॉपर्टी मिलता है वसीयत से, दैट इज ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन हिज ओन कैपेसिटी, पर्सनल capacity, a person cannot become a shareholder unless and until he is a major. तो minor नहीं बन सकता है. Then next 6 point, minor can become an agent. Agent कौन होता है मेरे को बताओ agent कौन होता है? कुछ काम करने के लिए. Now see, agent का concept कहाँ से है? That I want to do some work X, लेकिन मैं वो खुद नहीं कर पाता हूँ for whatever reasons. सो टू डू माई वर्क आई एम्प्लॉय वाई पर्सन, या ए ने बी को अपॉइंट किया कि तुम मेरे एजेंट बनो और मेरा ये काम करो. और एजेंट क्या करता है? एजेंसी एक्सेप्ट करता है, एजेंट बनता है और वो कमीशन के बदले काम करता है. अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास रॉयल एनफील्ड का बाइक है, रॉयल एनफील्ड बुलेट. अभी ये बाइक का कंपनी कहाँ पे है मालूम है? ये कंपनी है तमिलनाडु में. सो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तमिलनाडु में नहीं. मुझे बाइक कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे 3 डीलर्स है थाने में, सोनिया मोटर्स करके है. सो यहाँ पे वो सोनिया मोटर्स क्या करता है? ही इज अ ऑथराइज्ड डीलर, मीन्स ही इज एजेंट ऑफ द कंपनी. सो एजेंट बनने के लिए कोई भी आदमी माइनर रहेगा तो भी चलता है, ओनली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं.
So a minor can become an agent. Then 7 point, effect of minor's agreement. A parent or guardian of a minor can enter into an enforceable agreement on behalf of minor, लेकिन कुछ conditions है. So now let us see what is this. See page number 3 at the end. Point number 7. Parent or guardian can enter into an enforceable agreement on behalf of a minor, provided, first point, agreement is for minor's benefit. वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए. माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट का फायदा उसको मिल रहा है दैट ही कैन गेट. सो वहां पे वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है. सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल. अगर कॉन्ट्रैक्ट वो पेरेंट एंटर कर रहा है लेकिन पर्सनल स्किल अगर माइनर का है, वो माइनर को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो दैट कैन नॉट बी डन. एंड थर्ड, पेरेंट और गार्डियन इज केपेबल टू परफॉर्म इफ द माइनर फेल्स टू परफॉर्म. तो जो प्रॉमिस किया हुआ है अगर वो माइनर फेल हो जाता है तो वो पेरेंट कंप्लीट कर पाएगा, तो ही वो एग्रीमेंट को एंटर कर सकता है. देन टर्न टू पेज नंबर 4. ये हो गया ए पार्ट, इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट विच आर वॉइड. नाउ कमिंग टू एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स. ये जो पेज नंबर 4 पे जो 4 एग्रीमेंट्स लिखे हुए, दीज आर एनफोर्सेबल एग्रीमेंट. सो दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल दैट एग्रीमेंट बाय माइनर इज एग्रीमेंट बाय अ माइनर इज अ वॉइड एग्रीमेंट. Enforceable agreement. Though minors agreements are void, following have been held to be enforceable by law. Now see what are these agreements or contracts. First point, contract for benefit of a minor. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है वो उसका अगर बेनिफिट है वो जो माइनर को मिल रहा है, दैट इज स्टिल रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ. सेकंड, माइनर्स प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर नेसेसरीज. कैसे होता है ना, माइनर, अभी समझो मैंने किसी माइनर के ऊपर खर्चा किया तो वो लायबल नहीं बनेगा मुझे वो वापस करने के लिए पैसे, लेकिन अगर वो माइनर की कुछ प्रॉपर्टी है तो दैट प्रॉपर्टी बिकम्स लायबल टू पे फॉर द नेसेसरीज. पॉइंट एग्जाम में लिखो और भूल जाओ क्योंकि एलएलबी को ज़्यादा डिटेल में रहता है. देन थर्ड पॉइंट, माइनर कैन बी अ पार्टनर. नाउ सी, पार्टनरशिप क्या होता है? कंपनी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में रहेगा. माइनर कैन बी अ पार्टनर. सी कैसे होता है ना, पार्टनरशिप जब एंटर हो रही है, सपोज ए पार्टनर बनने के लिए मिनिमम कितने पार्टी होने चाहिए? 2. अकेला आदमी खुद के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता है. अगर अकेला रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रोप्राइटरी कंसर्न, ही बिकम्स अ प्रोप्राइटर. सो कम से कम 2 होने चाहिए और मिनिमम मैक्सिमम हम लोग जब पार्टनरशिप करेंगे उसका भी रूल्स है कि बैंकिंग बिजनेस रहेगा तो कितना, एनी अदर बिजनेस रहेगा तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं. एक्चुअली 20 का लिमिट होता है, वो हम लोग पार्टनरशिप डील करते हुए देखेंगे. तो अगर 2 आदमी मिनिमम होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए, तो 2 आदमी अगर पार्टनर बन रहे तो दोनों क्या होने चाहिए? मेजर होने चाहिए. सो आइडियली अ माइनर पर्सन कैनॉट बिकम अ पार्टनर बाय एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन 2 लोग पहले पार्टनर है, ए और बी, और अभी बी क्या बोल रहे हैं ए को, अरे मेरा लड़के को पार्टनर इंट्रोड्यूस करते, तो अगर वो 17 साल का रहेगा तो भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, provided both partners are agreeable to do that. So he can be admitted as a partner, he can become partner in the firm, लेकिन उसको लाइबिलिटी नहीं आएगी. सिर्फ जिम्मेदारी होती है पार्टनरशिप में, तो अगर कुछ लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बनती है तो वो माइनर लायबल नहीं बनेगा. वो पार्टनरशिप में आप डिटेल में पढ़ोगे. देन फोर्थ वन, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट. सो इवन इफ यू आर अ माइनर यू कैन स्टिल होल्ड अ प्रॉपर्टी एंड यू कैन हैव इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी. नाउ टर्न टू पेज नंबर 5. सेकेंड एस्पेक्ट देख लो. यहाँ पे माइनर खत्म हो गया. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, एग्रीमेंट्स बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. एग्रीमेंट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड. पेज नंबर 5. नाउ हु इज अ पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड? अ पर्सन इज ऑफ अ साउंड माइंड इफ द फॉलोइंग 2 conditions are there. Now what are those conditions? Read that. Point number 1, he or she is capable of understanding the terms of contract. And second point, he or she is capable of forming a rational judgment as to the effects of the contract. तो अगर ये 2 क्वालिटीज है तो ही वो साउंड बनेगा. सी उसको समझ में आना चाहिए. सी एक एग्जांपल देता हूं. ए को फ्लैट बेचना है, बी को फ्लैट खरीदना है. बी ने फ्लैट खरीद लिया, ए ने फ्लैट बेच दिया.
50 लैक्स, वही एग्जांपल ले लो, हमारा 50 लैक्स में जो शुरू से दे रहा हूँ, सो 50 लैक्स इज द कंसिडरेशन। ए ने प्रपोजल भेजा, बी ने बोला ठीक है वो मैं लेता हूँ, 50 लैक्स इज एक्सेप्टेबल। सो एग्रीमेंट यहाँ पे प्रॉमिस हो गया, दोनों ने एग्रीमेंट एंटर किया, प्रॉपरली एग्रीमेंट हो गया, रजिस्टर हो गया, पैसों का लेन देन हो गया, चाबी दे दिया। ना सी यहाँ पे दोनों का लाइबिलिटीज और राइट्स क्या है, ए को प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो ए को प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर ए, दैट ए बिकम्स द ओनर, ही गेट्स राइट, टाइटल, इंटरेस्ट एंड पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो आज से मैं वो प्रॉपर्टी का ओनर हो गया, माई राइट नाउ। बी को ये समझ में आता है कि ये फ्लैट में तुमको बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। सो बी को ये समझ में आना चाहिए कि आज पैसे लेके मैंने एग्रीमेंट कर दिया, चाबी एक बार हैंड ओवर कर दिया, नाउ फ्रॉम टुमारो आई एम नॉट, और रादर फ्रॉम दिस मोमेंट, आज मैंने आपको चाबी दे दिया, एग्रीमेंट हो गया, पूरा डील खत्म हो गया। नाउ फ्रॉम टुडे आई एम नॉट ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नाउ मैं पहले ओनर था, आज नहीं हो, अभी नहीं हो, सो यू बिकम स्ट्रेंजर टू द प्रॉपर्टी। तो ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो क्या बोलेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, ए पैसे दे देगा, बी पैसे ले लेगा, प्रॉपर्टी बेचेगा, फिर दूसरे दिन वापस आएगा, बोलेगा अरे माझीच प्रॉपर्टी होती मिस तुला विकली। चलेगा, एक्सेप्ट करोगे, एंटरटेन करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो ये क्या बोलेगा, अगर आप एक की जगह तो आप क्या बोलोगे, ए प्रॉपर्टी तूने मला विकली, आता कुठे आला तू परत, चल हो बाहेर, काढणार का नहीं, काढणार ना, आप सहन नहीं करोगे, क्योंकि नाउ यू बिकम ओनर। तो ये चीज़ें समझ में आने चाहिए, लेकिन आप ओनर कभी बनोगे, जब आप पैसे देके पूरा डील खत्म करोगे। सो दोनों को अपनी जिम्मेदारी और राइट्स और लाइबिलिटीज का एहसास होना चाहिए, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट, तो वो साउंड माइंड हो गया। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। सी कुछ लोगों के लोग होते हैं, ऐसे होता है ना, हम लोग आजूबाजू में भी देखते हैं, तो कधी कधी ठीक असतो, कधी कधी सरकतो, वो सरक गया है, तो आपण बोलतो ना अरे माझी बहीण आहे, माझा भाऊ आहे, माझी आई आहे, आधेमध्ये बरोबर असते, कधीतरी सरकतो, और हमारा कोई ऐसा हो भी सकता है। सी पागलपन के भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग टाइप्स है। एक है जो मेंटली रिटार्ड है, जिसको समझ में ही नहीं आता है, लेकिन एक है जिसको समझ में आता है, लेकिन उसका ब्रेन कंप्लीटली डेवलप नहीं, वो ठीक से समझ नहीं पाता है, तो वो कुछ चीज़ों के लिए मेंटल है या अनसाउंड है, कुछ चीज़ों के लिए वो साउंड है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा करके भूल जाओ, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये दो पैचेस हो गए, दैट आदमी दिमाग से ठीक है और आदमी दिमाग से ठीक नहीं है। सो जब भी वो ठीक है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब भी वो ठीक नहीं है वो पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो कुछ लोगों का रहता है ना, आई एम नॉट वेरी श्योर इसमें कुछ लॉजिक या साइंस है या नहीं, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं, देर आर इडियट्स, देर आर लूनेटिक्स, कुछ टाइप्स होते हैं कि एक आदमी है जो कभी कभी पागल होता है, एक आदमी है जो पूरा पागल है। सो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट। सी लूनसी, व्हाट इज लूनसी, आई डोंट बिलीव इन दिस, लेकिन वो एक फैक्ट है। लूनर साइकिल्स मालूम है, चंद्र रहता है वो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक जाता है, तो पूर्णिमा के टाइम पे जब भी चंद्र पूरा रहता है उसका इफेक्ट क्या होता है लूनार मोशंस पे। ज्योग्राफी अगर आपको याद है तो लूनेटिक मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो टाइम पे वो समुद्र में बोला भरती और ओटी होता है, हाई टाइड लो टाइड। तो हाई टाइड कभी होता है जब भी वो यूजुअली पूर्णिमा आजू बाजू में होती है, या चंद्र का लूनार साइकिल का इफेक्ट ज़्यादा होता है। सो ऐसे टाइम पे कुछ लोगों को दिमागी तौर पे सरक जाते हैं, दे बिकम अनसाउंड फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये लोग ना वो 15 दिन के लिए सरके हुए रहेंगे, खिसके हुए रहेंगे, लेकिन आफ्टर दैट टाइम पासेस दे विल अगेन बिकम नॉर्मल। सो ये लूनेटिक्स मतलब जो बीच बीच में पागल होते हैं, बीच बीच में ठीक ठीक होते हैं। देन सेकंड इज इडियोकसी। इडियोकसी मीन्स व्हाट, अपन बोलते हैं अरे इडियट है का, इडियट मीन्स व्हाट, जो दिमाग से कम है, जिसका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है। तो जो जिसका आईक्यू लेवल 20 से कम होता है वो कौन होता है, जिसका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, फंक्शन है। सी मेजर बन जाएगा आदमी, लेकिन कुछ लोग होता है ना, अरे बोलता है दिमाग से कम है, वो समझ नहीं पाता है, वो कभी कभी आदमी मरने तक वैसे ही रहता है। बहुत दुखद बात है, लेकिन वो होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, दे आर मेजर बट दे आर स्टिल डिस्क्वालिफाइड बिकॉज वो मेंटली साउंड नहीं है। देन थर्ड इज ड्रंकननेस। ड्रंकननेस मीन्स बेवडे, टकली उचलली ढकलली आणि गेलो। दारू वैसी होता है ना, आजूबाजू में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के घर में भी हो सकते हैं। अरे दारू प्यायला की संपलं रे, तो गेला बाप घरी आला, दारू पिऊन की संपलं, त्याचं काही खरं नसतं। सकाळी एकदम प्रेमाने बोलतो, सगळ्यांना नीट खायला प्यायला घालतो,
पण दारू पिल्ली की सगळं संपलं, मग त्याला काय समजतच नाही. आके घर में ये आदळ आपट मारामारी सुरू, बायकोला जोड, हे कर ते कर. तो वो ड्रंकनेस इज ऑलमोस्ट लाइक अनसाउंडनेस. तो वो जब भी इन्फ्लुएंस होता है ना अल्कोहल के इन्फ्लुएंस, जब भी वो दारू पिया हुआ रहता है तभी उसको कुछ समझ में नहीं आता है. तो ऐसे टाइम पे ये लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे तो भी कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका रैशनल थिंकिंग बंद होता है वो टाइम पे. Then what are the effects of agreements by a disqualified person? A person not a minor or not of unsound mind may be still disqualified from entering into a contract. Now यहाँ पे पेज नंबर 6 खत्म हो रहा है. Now we go to next पेज नंबर 7. यहाँ पे देखो एग्रीमेंट्स बाय और इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन. जो थर्ड कैटेगरी था मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. तो डिस्क्वालिफाइड कौन होता है वो पहले देख लो. सी पेज नंबर 7, उसमें फर्स्ट है इनकॉर्पोरेट बॉडीज. नाउ व्हाट इज अ इनकॉर्पोरेट बॉडी? जो अननेचुरल पर्सन है. पर्सन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल पर्सन एंड अननेचुरल पर्सन, या लीगल पर्सन, या उसको फिक्शियस पर्सन भी बोल सकते हैं. सी क्या है, नेचुरल पर्सन कौन होता है? मैं हूँ, आप हो. नेचुरल मीन्स व्हाट? जो नेचुरली बर्थ ले रहा है और एक दिन अगर जन्म लिया है तो जिएगा और एक दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा. ही विल लीव हिज लेंथ ऑफ लाइफ एंड वन डे ही विल सीज टू एग्जिस्ट. वो मर जाएगा. लेकिन ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज है, इनकॉर्पोरेट बॉडीज है, ये फिक्शियस पर्सन होते हैं जिनको पर्सनैलिटी लॉ मान के चलती है दैट दिस इज अ पर्सन, लेकिन वो नेचुरल पर्सन नहीं है. सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, या उसको इनकॉर्पोरेट बॉडीज बोलते हैं. तो ये जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज है, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ इट इज परमिटेड बाय देयर MOA और बायलॉज. ये MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, और बायलॉज मतलब जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है. दिस वी विल डील मोर डिटेल इन 4th सेमिस्टर बिजनेस लॉ पेपर 2 कंपनी लॉ. देन सेकेंड कैटेगरी कॉन्विक्स. कॉन्विक्स मतलब क्या मालूम है? कॉन्विक्स CONVICT, कन्विक्शन, शिक्षा झालेला माणूस, जिसको आप यूजुअली मूवीज देखते हो ना, सजाए आफ्ताब मुस्लिम. मीन्स व्हाट? जो जेल में बंद है, जो सजा काट रहा है, जिसको सजा हो चुकी है, इज अ कॉन्विक्ट पर्सन. सो पर्सन अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट उसका कॉन्ट्रैक्टिंग का राइट्स निकल जाता है. देन थर्ड इज फॉरेन सॉवरिन. सो दूसरा कंट्री में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते हो. ये भी एग्जाम के लिए पॉइंट लिखो और ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. सो फॉरेन सॉवरिन्स कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. देन एलियन एनिमी. एलियन एनिमी मीन्स व्हाट? एलियन मीन्स जो फॉरेनर है, दूसरी कंट्री है, और एनिमी मीन्स व्हाट? एनिमी. इंडिया के तो बहुत सारे एनिमीज है. इंडिया तो घिरा हुआ ही एनिमीज से है. बांग्लादेश भी नाम के लिए झूठा दोस्त है. पाकिस्तान तो खुला दुश्मनी है. चाइना क्या कर रहा है वो भी हमने रिसेंटली देखा. सो ऐसे टाइम पे यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी रिसेंटली देखा है कि नहीं? चाइनीज ऐप्स के ऊपर बंदी लाया. चाइना के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए. देन देयर आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल्स. 2008 में आपको मालूम है कसाब वगैरह आया था और इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था. उसी टाइम पे पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के जो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड बिजनेसमैन है रतन टाटा जी, इनके टाटा मोटर्स के साथ में टाटा सुमो 200 गाड़ियों का ऑर्डर प्लेस किया था. कितनी गाड़ियाँ? 200 गाड़ियाँ. और उसी टाइम पे ताज पे भी अटैक हुआ था. ताज इज ऑल्सो ओन बाय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो ताजमहल में आपको मालूम है दो दिन तक फायरिंग चालू थी. बहुत धमाका हुआ था और क्या क्या हुआ था. सो व्हाट टाटा डिड यू नो? स्ट्रेट अवे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. ही सेड आई विल नॉट परफॉर्म माई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और उन्होंने कैंसिल कर दिया. गाड़ी आप हमसे खरीदोगे और बाद में आपकी मिलिट्री हमारे ऊपर ही कर रही है, आपका टेररिस्ट अटैक में आप इन्वॉल्व होते हो. देन रिसेंट एग्जांपल चाइना का है जो गलवान में अभी हुआ. 20 या 30 से ज़्यादा हमारे जवान शहीद हो गए और अभी चाइना के साथ अनरेस्ट अभी भी चालू है. तो रिसेंटली हीरो साइकिल्स बनती है इंडिया में, लेकिन उसके लिए जो रॉ माल लगता है ना, कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम चाइना. जो मेटल वगैरह लगता है ना बनाने के लिए साइकिल, दैट कम्स फ्रॉम चाइना. नाउ बहुत सारे 200 या 300 करोड़, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था टू दैट कंपनी विच इज कैंसल्ड बाय दैट कंपनी इन व्यू ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन. सो एलियन एनिमी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है. देन फिफ्थ इज इंसॉल्वेंट. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट? कर्जबाजारी.
दिवालिया, मूवीज में वगैरह देखा रहेगा, नीलामी हो जाती है, आदमी कंगाल हो गया मीन्स व्हाट? नाउ हु इज अ इंसॉल्वेंट? अरे अदर व्हाट इज सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया है? केमिस्ट्री से है, साइंस से, दैट देयर आर सर्टन कंपाउंड्स विच आर सोल्यूएबल एंड देयर आर सर्टन इनसोल्यूएबल। अभी देखो, एक पत्थर लिया मैंने और पानी के अंदर डाला और चम्मच डाल के उसको 2 घंटा हिलाया, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो जाएगा, वो खाली पत्थर गीला हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर मैं कुछ डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस डालता हूँ, तो सॉल्वेंट सब्सटेंस, से फॉर एग्जांपल शुगर या सॉल्ट या कोई दूसरा केमिकल, जो सॉल्ट जो पाउडर जो उसमें मिक्स हो जाता है, दैट विल गेट डिजॉल्व। सो आदमी क्या होना चाहिए? डिजॉल्व होना चाहिए। अभी देखो, ये सॉल्वेंट का, इनसॉल्वेंट का कंसेप्ट कहाँ से आ गया है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आपको मालूम है दैट एसेट होते हैं और लाइबिलिटी होते हैं। पर्सनल में क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट और लाइबिलिटी। सो कोई भी आदमी जो मर रहा है, काम कर रहा है, राइट फ्रॉम अ वेरी पुअर फेलो राइट अप टू बिग बिजनेस टाइकून लाइक अंबानी, ये लोग किस लिए काम करते हैं? फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट करने से क्या होता है? आपके एसेट बढ़ते हैं। सो किसी भी दिन ऑन अ गिवन डे यू मस्ट हैव योर एसेट्स मोर देन द लाइबिलिटीज। अगर आदमी के जो देने, अगर आदमी की लाइबिलिटी है, देने के कर्जा मेरे ऊपर इतना हो गया कि मेरा पूरा प्रॉपर्टी बेच के भी दे दो तो नहीं मिलेगा। सो ऐसा पर्सन कर्जा बाजारी हो जाता है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। एक ही माँ के 2 बच्चे, एग्जाम्पल ले लो, बिगेस्ट और रिचेस्ट, 5th richest और 6th richest person in world and the richest person in India and Asia, Mr. Mukesh Ambani, director of Reliance Chemicals, Reliance group of companies. He is the richest person in India, and his saga brother, real brother, Anil Ambani, is the biggest bhikari in India. Why I am saying this bhikari? Because he has become insolvent. उसके ऊपर इतना कर्जा हो चुका है कि उसको पूरा बेच दो, उसका पूरा एसेट्स बेच दो, तो भी उसके लाइबिलिटीज कवर नहीं हो जाएंगे। सी, आदमी का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? ना ज्वेलरी, ना पैसा, ना क्या। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी आदमी की होती है उसके कपड़े। तो ऐसे बोलते हैं, कहावत है कि अरे वो आदमी को नंगा करके उसके कपड़े पूरे निकाल के बेच दो तो भी उसकी लाइबिलिटीज वसूल नहीं होंगी। उसको क्या बोलते हैं? कर्जबाजारी बोलते हैं। सो ऑन अ गिवन डे इफ अ पर्सन्स लाइबिलिटीज आर मच मोर देन हिज एसेट, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो ऐसे आदमी को पहले से डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, और अगर कोर्ट ने उसको प्रॉपरली इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, पूरा उसका लीगल प्रोसीजर अगर वो किया रहेगा, इन दैट केस सच पर्सन्स आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग टिल कोर्ट डज नॉट रिवर्स इट्स ऑर्डर। तो आदमी इसीलिए डरता है कि अरे मैं अगर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, आई विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और मैं बाजार से उठ जाऊंगा। नोबडी विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी जो दिवाली आदमी, जो कर्जबाजार है, जो पहले इंसॉल्वेंट है, उसके साथ आप करोगे कॉन्ट्रैक्ट? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये तो पहले से ही नंगा है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट करेगा? ये अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस अपना परफॉर्म कैसे करेगा? सी, कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है? अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है। तो ये कैसे करेगा? नहीं करेगा। सो आप उसके साथ वैसे भी एंटर नहीं करोगे। सो यहाँ पे हो गया हमारा आज का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर। सो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, जस्ट अ रिकैप या जस्ट अ समरी दैट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट a person must have certain capacity. What are the capacities or what are qualifications for contract? Qualification number 1, a person must be a major, that is he must have completed 18 years of age. Second point, the person must be of a sound mind, he must understand consequences of his act. And point number 3, he must not be disqualified. So who are disqualified? Person who is a minor, that is not completed 18 years of age. Point number 2, a person who is of a unsound mind, तो उसमें लूनेटिक्स आ गए, इडियट्स आ गए और जो वीक माइंड के वो लोग आ गए। एंड थर्ड कैटेगरी इज पर्सन्स हु आर डिस्क्वालीफाइड। तो उसमें इंसॉल्वेंट यूजुअली याद रखो, फॉरेन, एलियन, एलिमी, वो सब मैंने दिया हुआ है। सो प्रॉपरली रीड, गो थ्रू इट, एंड देन वी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।